इस वीडियो पे क्लिक करना बहुत इजी देखो कि एनसीईआरटी इससे क्या होगा, कोर्ट है। को समझना। ये तुम इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आई एम श्योर कि तुम नीट 2026 के एस्पिरेंट हो एंड ये तुम्हारा ड्रीम है कि मुझे इस साल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट क्रैक करना है। तो देखो यार, तुम्हारे पूरे पेपर का 50% ऑफ द पोर्शन बायोलॉजी कवर अप करता है, 25% फिजिक्स कवर अप करता है एंड 25% केमिस्ट्री कवर अप करता है। तुम्हारे पूरे सिलेक्शन में इन तीनों सब्जेक्ट का इक्वल रोल होता है। बट सिंस बायोलॉजी तुम्हारे पूरे पेपर का 50% ऑफ द पोर्शन कवर अप करता है, तो बायोलॉजी में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। यदि तुम बायोलॉजी में 340 से कम स्कोर कर रहे हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं तुम सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। और यदि तुम 340 से कम स्कोर करते हो, तो ये जो तुम्हारा ड्रीम है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, वो ड्रीम शायद तुम रियलिटी में कन्वर्ट ही ना कर पाओ। तो बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम बायोलॉजी में किस तरीके से 360 और 360 स्कोर कर सकते हो। तो देखो यार, 360 और 360 यदि तुम्हें स्कोर करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और ये बात हर एक 25 लाख जो नीट एस्पिरेंट पेपर में बैठते हैं उन्हें पता होता है कि मेरा सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा। यदि मुझे 360 और 360 स्कोर करना है तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। बट एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सिर्फ कुछ को पता होता है कि कैसे पढ़ना है। वो जो कैसे पढ़ना है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। जिनको पता होता है कि कैसे पढ़ना है ना, वो अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम बायोलॉजी में 360 और 360 कैसे स्कोर कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ये तुम्हारे जो 18 डाउट्स हैं तुम्हारे मन में, ये सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आई एम डेफिनेटली श्योर ये वीडियो तुम्हारे प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगा। तो यार मैं थोड़ा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हु एम आई। तो यार मेरा नाम है मिचर सिया, मैं अभी करंटली सेकेंड ईयर में हूँ एंड मैंने नीट 2024 में मैंने 667 स्कोर कर रखा था एंड नीट 2023 में मैंने 558 मार्क्स स्कोर कर रखा था। मैंने नीट अपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था एंड नीट 2024 में मेरा जो बायोलॉजी में स्कोर था वो था 341 एंड नीट 2023 में मेरा जो स्कोर था वो था 315। तो यार मैंने नीट 2023 में एनसीईआरटी कभी टच ही नहीं की थी। नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी कभी छुई नहीं थी जब मेरा जो पहला अटेम्प्ट था। एंड जो नीट 2024 में मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने पढ़ रखी थी एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें दोनों एस्पेक्ट बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, यदि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। इन दोनों एस्पेक्ट को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि 23 का पेपर कैसा था, 24 का पेपर कैसे था और 25 का पेपर कैसे था, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। वी ऑल एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी। तो देखो मेनली पेपर में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एसर्शन रीजनिंग देखने को मिल जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, सिंगल करेक्ट हो गया एंड मैच द कॉलम, ठीक है। मेनली 6 टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं करने काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि यार मैच द कॉलम में क्या होता है कि 4 से 5 मैच करने के लिए देते हैं, उसमें से 1-2 आपको आता है तो वो क्वेश्चन आप बना ले जाते हो। सिंगल करेक्ट ये भी करना काफ़ी आसान होता है। बट जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे गलत होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली तब जब वो एनसीईआरटी के डीप लाइन से ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे गलत होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन गलत करते हैं। तो थोड़ा पेपर का एनालिसिस करो। तो देखो एसएससी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे एंड 2025 में 5 क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन नीट 23 में 11 आए थे, 24 में 10 आए थे एंड 2025 में 8 आए थे। एंड डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन 23 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखे थे और 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे एंड 2025 में 4 क्वेश्चन आए थे। करेक्ट इनकरेक्ट दैट इज 23 में 19 क्वेश्चन आए थे, 24 में 20 क्वेश्चन आए थे, 25 में 24 क्वेश्चन आए थे। सिंगल करेक्ट दैट इज 23 में 46 क्वेश्चन आए थे, नीट 2024 में 31 आए थे एंड नीट 2025 में 38 क्वेश्चन आए थे। एंड मैच द कॉलम 23 में 16 आए थे एंड 24 में 31 आए थे एंड 25 में 11 आए थे।
तो मोटा-मोटा आपका जो ये 6 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। एंड इन 3 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एनसीईआरटी के लाइन्स का। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड देखो यार, अभी तुम यहाँ पे हो तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो ये मानते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रटने का गेम है। तो यार ऐसा नहीं है, बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट भी होती है। एंड कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये मानते होंगे कि हमको पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है, देन रटना होता है। एंड यही रियलिटी है, ठीक है। बायोलॉजी इज नॉट ऑल अबाउट रट्टा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना होता है, तभी तुम उस चीज़ को रट पाओगे एंड लंबे समय तक उसको रिटेन रख पाओगे। तो बायोलॉजी इज नॉट ऑल अबाउट रट्टा, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तुम्हें बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है, तो इन 4 स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करने हैं, ठीक है। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने कोई ऐसे डिफरेंट कुछ एक हाइपोथेटिकल मंत्रा नहीं होता। तरीका क्या है? पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे पढ़ना है? सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन दिमाग में तुम्हारी छपी होनी चाहिए। वो छपेगा कैसे, मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, ठीक है। इन 4 स्टेप्स को ही तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लोगे। कौन कौन से स्टेप है? देखो, सबसे पहला स्टेप है तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है एनसीईआरटी रीडिंग। तीसरा स्टेप है रिवीजन। चौथा स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मैं इन हर स्टेप को पॉइंट टू पॉइंट मैं ब्रेक करूँगा एंड मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रीडिंग, जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि भाई यदि यहाँ से एसएसआर रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं, तो तुम इसको इग्नोर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है। ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि तुम एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग ना करो, ठीक है। क्योंकि मैंने 2023 में एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी, उसका साइड इफेक्ट मेरे सिलेक्शन में दिखा था मुझे। एंड रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कॉन्सेप्ट को समझना। एंड ये 360 आउट ऑफ 360 पाने का तुम्हारी नींव है, ठीक है। यदि ये नींव कमजोर हुई तो ये जो तुम्हारा ड्रीम है पूरा आउट ऑफ फुल स्कोर करने का, जो तुम्हारा ड्रीम है सिलेक्शन लेने का, शायद तुम वो सिलेक्शन ना ले पाओ। तो कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना पड़ेगा। एंड टोटल तुम्हारे पास बायोलॉजी में 332 चैप्टर्स हैं। तो यार हर एक चैप्टर में जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको तुम अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट को समझने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है टीचर्स का। तो बॉटनी और जूलॉजी में किसी एक पर्टिकुलर टीचर्स को पकड़ो, उनके सारे लेक्चर्स को तुम अटेंड करो। एंड पर्सनली मैंने बॉटनी तरुण सर से कर रखी थी, एंड जो जूलॉजी था मैं नोमे सर से पढ़ रखा था। और कोई भी टीचर होता है वो अपनी नोट्स में ना 99% ऑफ एनसीईआरटी को कवर अप कर ही देता है। दूसरी चीज़, ये यार मिथ तो निकाल ही दो। मैंने पहले बता दिया कि बायोलॉजी से फिर से रटने का गेम नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा ताकि तुम लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाओ। दूसरा जो मिथ होता है, ये मैंने बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ देखा है कि बायोलॉजी को लास्ट के 2 मंथ में पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ रटने का गेम है। जितना लास्ट के मोमेंट में तुम रटोगे उतना तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो यार इस चीज़ को तुम दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है। हाँ, लास्ट के 2 मंथ में रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट लास्ट के 2 मंथ में सब चीज़ों को तुम समराइज तभी कर पाओगे जब ऑलरेडी तुम उसको पढ़े रहो। यदि तुम ऑलरेडी उसको पहले से उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर ही नहीं है, तुमने उसको उस टॉपिक को भी देखा ही नहीं है, तो लास्ट के 2 मंथ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो लास्ट के सिर्फ 2 मंथ में हमें बायोलॉजी पढ़ना है, ये ऐसा नहीं है। इस चीज़ को तुम दिमाग से निकाल दो, अदरवाइज क्या होगा, वही होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, फिर लास्ट में जाके रिग्रेट होगा, ठीक है। तो पहली बात हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, किसी टीचर्स को फॉलो करो। बॉटनी में एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करो, जूलॉजी में एक टीचर को फॉलो करो, एंड उनके सारे लेक्चर्स देखो, सारे कॉन्सेप्ट समझो, नोट्स बनाओ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी होता है बच्चों के मन में, क्या 1 शॉट सफिशिएंट है बायोलॉजी के लिए? तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है। इट टोटल डिपेंड ऑन यू कि तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो, मतलब तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो। भाई तुम अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो सकता है कि या फिर तुम एक फ्रेशर स्टूडेंट हो। यदि तुम फ्रेशर स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखो, तुम 1 शॉट के पीछे मत भागो।
और ये तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो सकता है कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि तुम ये ड्रॉपर हो भी तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो भी फ्रेशर की कैटेगरी में ही आते हैं। उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखो। अदरवाइज़ यार वन शॉट के चक्कर में तुम शायद कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, तो फिर वही होगा, फिर लास्ट में जाकर रिग्रेट ही होगा। तो इसलिए बेटर है कि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखो ताकि तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। और जो ड्रॉपर्स जिनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है, तो यार वो वन शॉट देख के तुम अपना रिवीजन कर लो। ओके, देखो एक फ्रेशर के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ईजी चैप्टर्स हैं, जिसमें चीज़ें डेटा सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। तो जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, माइक्रोब्स हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, सेल हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, इनका तुम वन शॉट देख सकते हो। ठीक है, इफ तुम फ्रेशर हो तो इन चैप्टर्स को तुम वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट सफिशिएंट है चीज़ें समझने के लिए, चीज़ें मतलब याद करने के लिए। बट जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, इकोलॉजी हो गया, हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तुम वन शॉट नहीं देख सकते। तो आई विल सजेस्ट, यदि तुम फ्रेशर हो तो एटलीस्ट इन वीडियो का तो कंप्लीट लेक्चर्स ही देखो ताकि तुम कॉन्सेप्ट उसमें समझ पाओ। इन वीडियो को तुम वन शॉट के थ्रू कवर कर सकते हो। ठीक है, ये डाउट तुम्हारा शायद स्टेप नंबर 1 तुम समझ जाएगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। एक दूसरा डाउट होता है कि भैया मुझे नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए पन्नू जी के। तो यार इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम चाहो तो नोट्स बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो। ठीक है, यदि मैं अपना बताऊँ तो यार मैंने नोट्स बना रखे थे। बायोलॉजी के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, जियोलॉजी के मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। तुम ये कर सकते हो कि यार यदि तुम्हें नोट्स नहीं बनाना है तो जब भी तुम टीचर्स की वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो साथ में तुम एनसीईआरटी लेके बैठो, और जो भी स्टॉप पॉइंट यदि टीचर्स बता रहा है तो उस पॉइंट को तुम साइड में क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, ताकि जब भी रिवाइज करो तो वहाँ से तुम रिवाइज कर लो। मैं तुम्हें अपना नोट्स दिखाऊं तो यार ये देखो, ये मेरे बोटनी के नोट्स हैं जो कि मैंने बना रखे थे। ये है मेरे नोट्स, देख सकते हो। लोअर भी दिखाता हूँ तुम्हें, आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा। क्या देखो, यदि तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, बिल्कुल बनाओ। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, तुम बनाओ, बिल्कुल बनाओ। बट ऐसे कोई बायोलॉजी का नोट्स बना रहे हो तो ये नहीं कि तुम पूरा उसमें कलरफुल कर रहे हो, रंग लाल पीला हरा नीला उसमें भर दे रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट एक ब्लैक पेन का यूज़ करो, एक ब्लू पेन का यूज़ करो, सिर्फ 2 पेन से तुम नोट्स बनाओ। तो आई थिंक पहला स्टेप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझनी है। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर्स का। और स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट। शायद बहुत सारे बच्चों को ये आता ही नहीं है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। पहली चीज़, सुपरफिशियल रीडिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि बस उठा लिए और पढ़ रहे हैं जैसे हम लोग बुक पढ़ते थे बचपन में, वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है आई थिंक नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, और जिनकी आती है वो अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। आई थिंक तुम भी ये मिस्टेक कर रहे हो। तो यार ये मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करना। पहली चीज़, ये चीज़ याद रखो कि तुम्हें फरवरी तक एनसीईआरटी की पर चैप्टर की एटलीस्ट 5 to 6 रीडिंग करनी है। कैसे करनी है बताऊंगा, ठीक है, लास्ट तक देखो। मिनिमम 5 to 6 रीडिंग करनी है। और दूसरी चीज़, बिना कॉन्सेप्ट समझे एनसीईआरटी की रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। यदि तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, सीधे तुम एनसीईआरटी में घुस जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, देन एनसीईआरटी की रीडिंग करो। ठीक है, तो देखो क्या क्या तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करते समय क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली बात तो कोई भी लाइन को तुम छोड़ नहीं सकते, हर एक लाइन तुम्हें पढ़नी है, चाहे वो समरी में दे रखी हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दे रखी है, चाहे कहीं भी दे रखी है, हर एक लाइन को तुम्हें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करना, तुम्हें हर एक लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, हर एक लाइन कहना क्या चाहिए ये तुम्हें समझना है। और जो भी डायग्राम दे रखे हैं उसमें जो भी लेवलिंग दे रखा है वो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जो भी समरी इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि इस तरीके से तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आई थिंक यार इससे बेटर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता एनसीईआरटी पढ़ने का। तुम हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करो, खुद पढ़ो
और तुम ये सोचो कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब इस माइंडसेट से तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में छपने लगेगी। दूसरी चीज, जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए रहते हैं, सारे साइंटिस्ट के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि यार हर साल साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड या फिर उसके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन तुम्हें याद होने चाहिए। और दूसरी चीज जो भी टेबल एंड बॉक्सेस दिए रहते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। ये तो मैंने बता दिया कि पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये प्रॉपर मैं एनसीईआरटी लेके बताऊंगा कि एनसीईआरटी तुम्हें कैसे पढ़नी है। दूसरी चीज़ ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। इतनी चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि हर एक लाइन से तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन फ्रेम करना। कैसे फ्रेम करना मैं बताऊंगा आगे। ये चीज़ ये भी करना कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं एक टाइप का एक्टिव विकाली है। जब भी तुम एक पेज पढ़ ले रहे हो ना, तो अपना बुक क्लोज करो और अपने माइंड में एनसीईआरटी का पेज इमेजिन करो और सोचो कि उस पेज में क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ पे डायग्राम था, उस डायग्राम में क्या क्या लेबलिंग थी। हाँ, इस पर्टिकुलर पेज में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म दे रखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, यहाँ से ये का रीजन बन सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकता है। जब ऐसे आई क्लोज करके उस पेज को इमेजिन करोगे ना, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। जब ऐसे कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो, ठीक है? तो और इन सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ कि तुम्हें एक्चुअली में कैसे करना है। और शायद इस तरीके से एनसीईआरटी तुमने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, इस तरीके से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अब तुम ये देखो कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ती है। ये एनसीईआरटी पढ़ते टाइम कैसे हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाना है और कैसे वहाँ पे जो ट्रैपिंग वर्ड है उसको तुम्हें फाइंड आउट करना है। यदि तुम इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो शायद यार एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर छप जाएगी क्वेश्चन फ्रेमिंग वाली टेक्निक से। जैसे ये देखो, द मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग। कौन सी लाइनिंग की ब्रेकिंग होती है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक करता है मायोमेट्रियम में ही। ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म व्हाट लिक्विड दैट्स कम थ्रू द वजाइना। अब यहाँ से तुम ये दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक ऐसा एसेसरी रीजन वाले क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे लिक्विड को हटाकर क्या लिख दे, ब्लड लिख दे। तो वो बताओ क्या वो सही होगा? वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनना, ओके? एंड जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गया। तो पहले तो यहाँ पे क्या दे रखा है? मे बी दे रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। वो गलत है कि सही है? दैट इज टोटली रॉन्ग। हमेशा ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मे बी को हटा के कुछ यहाँ पे अलग अलग लिख दे, ओके? दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझो, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंक्रीज ग्रेजुअली यूजिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है? कैसे इंक्रीज होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो। दूसरी चीज़, द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो मैं यहाँ पे पता है कि यार देखो, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को हटा के कुछ एस्ट्रोजन लिख दे या फिर कुछ अलग हार्मोन्स लिख दे, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी तुमने 2 लाइन पढ़ा और 2 लाइन से तुमने 2 क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। ऐसे ही तुम हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए जाओ एंड जो भी ट्रैपिंग वाले वर्ड है उसको फाइंड आउट करो, ओके? जैसे यहाँ पे एक लिक्विड हो गया, यहाँ पे मे बी था, यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये देखो, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आता है? फॉलिकुलर फेज आता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? फॉलोड बाय। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों को फॉलोड बाय का मतलब नहीं पता होता है। फॉलोड बाय का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर फेज के बाद ये फेज आएगा या फिर इस चीज़ के बाद ये चीज़ आएगा, ठीक है? एंड बहुत दिन तक ये इसका मतलब मुझे भी नहीं पता था कि फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है। बट ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बट जान लो तुम्हारे लिए काम आएगा। एंड आई थिंक तुम समझ गया होगा कि तुम्हें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी। देखो, मैंने 3 लाइन पढ़ा, 3 लाइनों से मैं 3 क्वेश्चंस मैंने फ्रेम कर दी। एंड कोई भी एनसीईआरटी के ऐसे बॉक्स वगैरह दे रखा हो एंड उस बॉक्स को भी पढ़ना है। उस बॉक्स से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको तुम अंडरलाइन करो, मार्क कर लो, ओके? एंड दूसरी चीज़, कोई भी डायग्राम वगैरह दिया हो, डायग्राम की सारी लेबलिंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। और ये ओबम है, तो ये क्या है? जोना पेलुसिडा है, ये क्या है? प्री वेटेलाइन स्पेस है, सेल्स ऑफ कोरोनर रेडिएटा है। तो इसमें जो भी लेबलिंग है उस लेबलिंग को ध्यान से पढ़ो कि जो लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लेबलिंग से ही रिलेटेड आएगा। तो सारी लेबलिंग को तुम्हें अच्छे से देखना है।
एंड आई होप कि तुम एनसीईआरटी तुम्हें कैसे पढ़ने, तुम्हें क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना, ये तुम समझ गए होगे। अब देखो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उन्हें एनसीईआरटी समझ में आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट समझने के बाद यदि एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी तब भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका प्रॉब्लम ये है कि यदि एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो शायद वो क्वेश्चन तुम ना बना पाओ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि तुम पीडब्ल्यू के यकीन चैनल पे जाओ। वहाँ पे विपिन सर ने एंड मैम ने पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। एंड ये तुम्हें नहीं समझ में आती एनसीईआरटी खुद से पढ़ने पे, तो तुम ये क्या करो कि इनके वीडियो लेक्चर्स लगा लो, सामने बुक्स रखो, एंड जैसे जैसे वीडियो चल रहा वैसे वैसे तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहो, तुम डेफिनेटली एनसीईआरटी समझोगे। तो यही इसका सलूशन है। तुम्हें एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है तो ये चीज़ को तुम फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो आई थिंक सेकंड स्टेप तुम्हें समझ में आया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एनसीईआरटी की हर एक चीज़ पढ़नी है, पढ़ो, हर एक लाइन पढ़ो, क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हुए पढ़ो। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप है दैट इज रिवीजन। आई थिंक इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, नथिंग। तुम कितनी भी पढ़ लो ना, कितनी भी तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, बट यदि तुम रिवीजन नहीं करते ना तो उसको तुम लंबे समय तक तुम उसको रिटेन ही नहीं रख पाओगे। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, नॉट ओनली फॉर द बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, ठीक है। और तुम एनसीईआरटी के सभी, पहली बात तो तुम एनसीईआरटी के सभी लाइन्स को एग्जैक्टली याद नहीं रख सकते। तुम सोचो कि मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रट लूँगा, याद कर लूँगा, नहीं कर पाओगे भाई। 4-5 लाइन थोड़ी ना है, पूरी बुक ही है, वो भी 2-2। बट यदि तुम मल्टीपल एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो ना, तो वो मल्टीपल एनसीईआरटी की रीडिंग इन द सेंस वो एक टाइप का रिवीजन ही तो हुआ। यदि तुम मल्टीपल एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, और जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो जो लाइन है तुम्हारे दिमाग में जरूर क्लिक करेगी। पहली चीज़ तो रिवीजन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तुम्हें रिवीजन्स करना ही करना है। पहली बात तो ये कि तुम्हें फरवरी तक जो भी तुम नोट्स बनाए उसका एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स तुम्हें करना है। और एनसीईआरटी पर चैप्टर 5 to 6 टाइम्स तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है। कहाँ, कब? फरवरी तक। मैं मार्च और अप्रैल नहीं काउंट कर रहा हूँ। मार्च अप्रैल तो तुम्हारे लास्ट के 2 मंथ हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें कैसे बायोलॉजी रिवाइज करना है। तो पहली चीज़ तो ये जो तुम अपने दिमाग में रख लो कि मुझे नोट 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, और एनसीईआरटी पर चैप्टर 5 to 6 टाइम रीड करने हैं। कब तक? टिल फरवरी तक, ठीक है। अब तुम्हें कैसे करना है, मैं तुम्हें एक प्लान बता देता हूँ कि तुम्हें कैसे नोट्स 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं, कैसे तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। एक मोटा मोटा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, इसमें तुम अपनी हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। पहली बात तो देखो, माने तुमने वीडियो लेक्चर देखिए, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले तुम रिवीजन करो, किसके? नोट्स का रिवीजन करो। और नोट्स में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, साइकिल सर ने बता रखे हैं, सारे चीज़ को तुम लिख के प्रॉपर याद करो। एंड नोट्स के लिए जितनी भी पॉइंट हैं सब पूरे समझ के अच्छे से उसको याद कर लो। देन तुम क्या करो? एनसीईआरटी की रीडिंग करो। एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करना है? ऐसे रीडिंग करना है जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन फ्रेम करते करते रीडिंग करना है। एंड जो भी ऐसे ट्रैपिंग वाले वर्ड है उसको मार्क कर लेना है, एंड सारे डायग्राम को अच्छे से देखना है, एंड जो भी बॉक्सेस वगैरह वरना समरी दे रखा है, इंट्रोडक्शन देखो, उसको भी अच्छे से प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी की एक रीडिंग और एक नोट्स का रिवीजन प्रॉपर एक खत्म हो गया। देन आफ्टर 7 days तुम्हें क्या करना? अगेन एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। कैसे करनी है? जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ऑलरेडी वो चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, बस तुम्हें वो चीज़ें देखनी है। देन आफ्टर 15 to 20 days अगेन तुम क्या कर लो? नोट्स का रिवीजन कर लो। नोट्स का रिवीजन कैसे करना है? पूरा पेपर कॉपी पेन लेके बैठो, और जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह है उसको लिख के तुम्हें याद करना है, ताकि जितना लिख के याद करोगे ना, थोड़ा सा उसमें तुम्हारे डिफरेंट सेंसेस वर्क कर रहे होते हैं, तो आसानी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। ये तो हो गया तुम्हारा नोट्स का रिवीजन। देखो अभी तक तुम्हारा क्या हो गया? 2 एनसीईआरटी की रिवीजन हो गया, एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, एंड 2 बार तुमने क्या कर लिया? नोट्स का रिवीजन कर लिया। फिर अगेन ऐसे ही मतलब फिर अपने टाइम टेबल के हिसाब से 20 डेज में या फिर 25 डेज में 15 डेज में तुम एनसीईआरटी या फिर नोट से तुम रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गया कि तुम फरवरी तक कैसे
नोट्स 2 से 3 बार तुम्हें रिवाइज़ करना, कैसे तुम एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, मोटे-मोटे मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। आई थिंक अब तुम समझ रहे हो कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, अभी तक तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें फरवरी तक 2 से 3 बार नोट्स रिवाइज़ कर लेने हैं एंड तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग पर चैप्टर 5 टू 6 टाइम्स करनी ही करनी है। इतना तुम टारगेट लेके चलो एंड लास्ट के 2 मंथ में कैसे एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है, कैसे नोट्स रिवाइज़ करना है, इसका मैं प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें मैं तुम्हें ये चीज़ें बताऊँगा। एंड जो स्टेप नंबर 4 है, दैट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, इसका कोई भी देखो हर एक स्टेप कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, ये तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो बायोलॉजी में, तो तुम्हें इन चारों स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एसेसरी रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट वाले हो गए, करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इनकी प्रैक्टिस तुम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि इन सारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट की बात है, तो एटलीस्ट यार तुम्हें 30 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, फुल मॉक मतलब जो फुल सिलेबस वाले टेस्ट होते हैं वो तुम्हें सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम मुझसे पूछो कि मैंने कौन से बुक फॉलो किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने 2 बुक प्रेफर कर रखे थे फॉर द बायोलॉजी फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक तो एनसीईआरटी पंच था पीडब्ल्यू का, और दूसरा जो था एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, जो कि नीट जेईई का आता है, मैंने उसको फॉलो कर रखा था। मतलब कुछ चैप्टर मैंने इससे कर रखे थे, कुछ चैप्टर्स मैंने इससे कर रखे थे। तो तुम भी ये चीज़ फॉलो ये फॉलो कर सकते हो। यदि तुम्हें ये बुक चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल दूंगा, तुम यहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक तुम चारों स्टेप समझ गए होगे कि तुम्हें कैसे 360 और 360 करना है। देखो यार, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो यार तमाम इधर उधर के तुम वीडियो देखो यूट्यूब पे, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है सिलेक्शन लेने का, वो है पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, एंड यार अभी से तुम डेली की 12 से 13 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, गिन के तुम्हारे पास 6 महीने बचे हुए हैं पेपर में। अब मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क ये है ना कि अभी से तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज बचे हुए हैं। अब तुम्हें ये करना है कि डेली के तुम्हें 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें आज अब से डेली के 90 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, तुम्हें उसका टाइमर सेट करके प्रॉपर टाइमर सेट करो और क्वेश्चन ले लो, 90 क्वेश्चन तुम ले लो और उसको सॉल्व करो। कितनी मिनट में? 45 मिनट में। समझे, ये तुम्हारा टास्क है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के ड्रीम के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम ये सोचो यार, तुम्हारे पास 180 डेज हैं। यदि 180 डेज में तुम डेली के 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कितने हो जाएंगे? तुम 180 डेज में ना 16,200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे। सोचो, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसके लिए बता रहा हूँ, और जो तुम मॉक टेस्ट में सॉल्व करोगे उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा टास्क है, ये तुम्हारा टास्क है तुम्हारे लिए। खुद के ड्रीम से प्रॉमिस करो कि ये चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक है, चलो ये टास्क हो गया। अब आ जाते एक सबसे बड़ा डाउट होता है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन का। ठीक है, देखो बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो यार इसकी चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तुम्हारा 98 से 99% जो पेपर होता है टोटल एनसीईआरटी से आता है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर साल होते हैं कि जो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते हैं। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो भी क्या होता है कि ऑप्शन रिमूव करके बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो इन सवाल के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, छोड़ दो, तुम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, और आई थिंक तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे टैकल करना तुम समझ गए होगे। तो दूसरी चीज़ है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करो कि ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो। तो यार आई विल प्रेफर कि तुम न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर लो। जो टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में है उसके लिए तुम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर लो। यदि तुम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो यार ओल्ड एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें करेक्ट की गई हैं उसको न्यू एनसीईआरटी से देख के तुम कर लो। ठीक है, एंड आई होप कि तुम इस साल सिलेक्शन ले लो और तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है तुम वहाँ पे पहुँच जाओ।